जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और अभी क्लास 12th में चल रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें से कल हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता दिए थे। अब टोटल मतलब कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, तब दोनों ही कंडीशन में। ये भी बता चुके थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, लेकिन उसमें भी दो कंडीशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है लेकिन सरफेस एक बार नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और दूसरा है टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है। आज जो है वो उसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल केस है जिसको हम कल नहीं बता पाए थे टाइम पूरा हो जाने के कारण। तो आज इसको देख लेते हैं। पहले कंडीशन में है कि थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब समझो पहले डायग्राम से। थीटा 0 डिग्री का मतलब ये हो गया, कहाँ बताएं, यही बताते हैं, यहाँ तक तो दिखवे करते हैं। ये और ये और देख लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं निकल गए हैं कहीं डायग्राम बनाने के फेरा में। नहीं, वहाँ तक दिख रहा है, काफ़ी है। उस कोने में हम जानबूझकर बनाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। इस कंडीशन में जो दिया गया है वहाँ पे साफ साफ कह रहा है थीटा क्या डिग्री होना चाहिए? 0 डिग्री। देखो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। बस इतना काफ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, सही है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसी में सरफेस को ऐसा से बनाना है कि थीटा के डिग्री हो जाए? 0 डिग्री। अब सरफेस किस तरह से बनाए कि थीटा 0 डिग्री हो? देखो सरफेस इसके बीच में कहीं इंसर्ट कर देना, ऐसे होगा सरफेस एरिया। तिरछे हो गया थोड़ा सा, खैर मान लेना कि सरफेसेस। तभी तो इस पर जो नॉर्मल वेक्टर हम डालेंगे, एरिया वेक्टर जो डालेंगे, वो कहेंगे कि एस जो है ये ऊपर हो गया। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एस के बीच में कितना डिग्री हो गया? पूरी बाबा गड़बड़ हो गया रे, थीटा 0 डिग्री था। सॉरी सिर्फ माई मिस्टेक, ब्लंडर हो गया, मिस्टेक नहीं हो गया। सरफेस को ऐसे बनाना था, तभी ने इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अब देखो एरिया वेक्टर भी उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, मतलब ऐसे सिचुएशन में थीटा का डिग्री 0 डिग्री। और ऐसा का कंडीशन में थीटा अगर 0 डिग्री है तो देख लेते हैं क्या बनेगा। मार्कर देखिए, ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। बट यहाँ पर थीटा कितना चल रहा है? 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ए डॉट और कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री के मान कितना होता है? 1, यानी फाई बराबर कितना हो गया? ई डॉट ए। और एक चीज़ ध्यान रहे कि 0 डिग्री, ठीक है, एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज मैक्सिमम। कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है। सो एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये भी जो निकला है इसको भी तो हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम है, क्योंकि ई और ए तो फिक्स है, मेन तो डिपेंड कर रहा था थीटा पे, तो ये भी मैक्सिमम होगा। इसी को लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देंगे, इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे कि व्हेन
इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस then the flux linked with this surface is E dot A। यही तो होगा फाई इक्वल टू E dot A। मैक्सिमम, ऐसे सिचुएशन में जो फ्लक्स बनेगा वो मैक्सिमम होगा। एक और कंडीशन है, अगर थीटा 0 डिग्री हो ही नहीं, थीटा 0 डिग्री नहीं हो, ये भी हो सकता है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। मतलब देखिए, मतलब क्या कह रहा है, मतलब इस बार यहीं पे डायग्राम बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अच्छा मान लो ना कि पॉजिटिव प्लेट है और इधर नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक चीज़ ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलता है पॉजिटिव से, शुरुआत होता है पॉजिटिव से और ख़त्म होता है नेगेटिव पे। तो ये पॉजिटिव हो गया और ख़त्म हो रहा है नेगेटिव पे, इधर पॉजिटिव प्लेट और इस तरफ मान लेते हैं नेगेटिव प्लेट। ठीक है, इस बार सरफेस को कैसे रखना है, तो सरफेस को इस तरह से रखना है थीटा कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। यानी जाहिर सी बात है कि अब ये जो सरफेस रखाएगा इसे इस तरह से सरफेस रखेंगे, तभी तो ये वाला जो सरफेस है और इस पर जो एरिया वेक्टर हम डालेंगे, ध्यान से समझिए, जो एरिया वेक्टर हम डालेंगे। अब बताओ कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। बताइए दोनों के बीच में थीटा क्या डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू फार्मूला होता है ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। हेयर थीटा इज इक्वल टू कितना चल रहा है, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट ए डॉट कॉस 90 डिग्री। और बताइए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ई डॉट ए डॉट कॉस 90 मतलब 0, यानी फ्लक्स कितना हो गया 0। अब जाहिर से बात है यार, अगर सरफेस ऐसे रखोगे तो इस सरफेस में से एक भी लाइन नहीं गुजरेगा। फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है कि सरफेस में से कुछ लाइन ऊपर से जा रहा है, कुछ लाइन नीचे से, लेकिन अगर वही सरफेस ऐसे रखते तो सभी लाइन इसी में से होकर जाता है, इस सरफेस में से। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इसको लैंग्वेज में लिख दें, दिख रहा है, चलो इतना लिख देते हैं लैंग्वेज में, कितना जगह काफ़ी, इसी को लैंग्वेज में लिख देते हैं। क्या बोलोगे, बोलोगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द surface then the value of linked flux, the value of electric flux linked with this surface is 0। वो तो देख ही रहे हैं कि सरफेस से कितना लिंक्ड है फ्लक्स, 0। तो 0 कब बनता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो। ये दोनों ही कंडीशन याद रखना। जैसे फर्स्ट कंडीशन में पूछ देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन
इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। देखो थोड़ा सा लगता होगा यहाँ पे कुछ खास हिंदी या इंग्लिश भी नहीं है यार, ऐसा नहीं कि हिंदी वाला नाराज़ हो जाना। ये कह रहा है ना कि जब विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं सतह पर लंबवत होती हैं तो उस सरफेस से या उस सतह से होकर जाने वाली फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। इसमें बोले कि जब विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र सतह के समानांतर होती हैं तो उस सतह से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होता है। तो हिंदी वाले भी नाराज़ नहीं हो, हिंदी बोल दिए, इंग्लिश में भी लिखा दिए, समझा भी दिए, डायग्राम भी दोनों का बना दिए। इंग्लिश में पूछ दिया जाता है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल, सरफेस के पैरेलल है। एरिया वेक्टर ये वाला है, एरिया वेक्टर को भूल जाइए, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर तो सरफेस के परपेंडिकुलर है। हाँ ये अलग बात है कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत नहीं है क्या हिंदी में, लंबवत है, हाँ परपेंडिकुलर है, वही बोलेंगे। अच्छा इतना चीज़ बता दिए, लेकिन अभी भी हम फ्लक्स का ना तो एसआई मात्रक आपको बताए हैं और ना ही उसका एसआई यूनिट मतलब मात्रक, ना ही डायमेंशन, कुछ भी नहीं बताया, ना फॉर्मूला सही से हम लिखे बताए हैं। देखिए तो वो सब चीज़ों को बता देते हैं, क्योंकि फ्लक्स अगर बता ही रहे हैं टोटल बता दे रहे हैं। बच गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको भी देख लिया जाए। थोड़ा सा पेन को चेंज कर लिया जाए ना। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देख ये भी इतना आसानी से नहीं निकलेगा, थोड़ा निकालना पड़ेगा मार्कर या हाँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पहले ये बताना, यूनिट तो बाद में आएंगे क्योंकि समझाना है ना भाई क्या कर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और गुने में एरिया, कॉस थीटा को छोड़ दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज एफ इंटू क्यू, अगर याद हो एरिया तो खैर एरिया ही है। अब जरा हमको ये बताइए, फोर्स की एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, एरिया की एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और चार्ज की एसआई मात्रक प्रति कूलम। तो ये वाला हो गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई ज़रूर नहीं, एक यूनिट और भी होता है, उसको भी देख लिया जाए। एक यूनिट और भी होता है, यहीं पे देखिए, आप फोर्स को फोर्स ही लिखो और एरिया को ऐसे लिखो, लेंथ गुने विड्थ जानबूझकर, और बटा में चार्ज। तो ये पता चलेगा कि फोर्स इंटू लेंथ जो है इसको हम लोग कहते हैं वर्क, और गुने विड्थ चार्ज। अरे वर्क माने कभी 11th में पढ़े होंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। अब वर्क के एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और ये हो गया मीटर, और चार्ज के लिए हो गया प्रति कूलम। तो इसका एसआई मात्रक ये वाला भी होता है, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या तो जूल मीटर प्रति कूलम, दोनों इसी का एसआई यूनिट है। अब ज़रा डायमेंशन पे हम आते हैं। डायमेंशन इन सब चीज़ों को मिटा दे, नहीं चलो रहने देते हैं। डायमेंशन यही बताते हैं। डायमेंशन ऑफ, ये सब जो भी लिखते हैं ना छोटा छोटा चीज़, जैसे ये वाला ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये सब रट नहीं सकते हो, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जो भी है समझ के लिखोगे। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहीं से देख लीजिए। फोर्स के एसआई मात्रा क्या होता है, मतलब डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 बटा में चार्ज, इसका एसआई मात्रक AT, गुने में एरिया के एसआई मात्रक L स्क्वायर। अब सबको एक साथ लिख दो तो पता चला कि ML⁻1 और वहाँ 2 यानी 3 हो जाएगा, T⁻2 और E-3 और A⁻−1। ये हो गया डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितना भी चीज़ था हम सब आपको बता दिए। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सही से आप पढ़ लिए हैं, समझ में आ गया है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉलेज होना चाहिए था, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरा डीपली में बताएं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में या कोई भी टॉपिक उठा लें, हम किसी भी टॉपिक में कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, एक भी चीज़ नहीं। ये हम नहीं कह रहे ये एग्ज़ाम में नहीं आता, ये फलाना एग्ज़ाम में नहीं आता है, फलाना नहीं आता है। अरे एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता, आपके सिलेबस में है ना। एग्ज़ाम में नहीं आता अलग बात है, एग्ज़ाम का पैटर्न एक ही चीज़ बार बार फॉलो कर रहा है, सिलेबस में तो है। और अगर आपके सिलेबस में है तो हम बिना पढ़ाए छोड़ने वाले नहीं, हम एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। अब तुम पढ़ो या ना पढ़ो, हम तो पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे बता रहे थे एक एक चीज़ बताएंगे, कुछ भी छोड़ने वाले हम नहीं हैं। बाकी अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा कीजिएगा, विश्वास कीजिए। ऑफलाइन पढ़ने वाले बहुत सारे मेरे यहाँ स्टूडेंट हैं जिनका फिजिक्स में 97, 98, 95 बहुत सारे स्टूडेंट का आता है। मैथ में तो खैर इस बार 100 में 100 भी आया है, चलो अच्छा बात है। ये सब देख के थोड़ा सा अंदर से हमको ही मोटिवेट लगता है कि नहीं सामने वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो फिजिक्स में 97, 98 तकरीबन अच्छा खासा स्टूडेंट है जिनका 97, 98 आता है, और आप लोग का भी आएगा अगर मन से पढ़ोगे तो। बशर्ते चोरी नहीं करोगे, फाकी नहीं मारोगे, फाकी मार वाला काम नहीं करोगे, ठीक है। गाना है ना, सिटी मार वैसा का नहीं करना है। मन से पढ़ोगे तो 100 में 100 आएगा। 100 नहीं आएगा, चलो भाई फिजिक्स में 100 नहीं आता, 98 आएगा, 97 आएगा, 99 आएगा, 96 आएगा, लेकिन 90 से एबव आएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप पर डे मेरा क्लास फॉलो कर रहे हैं, पर डे ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो इससे फालतू आपका 90 से एबव नहीं जाएगा, 95 यहीं से आने वाला है। और हर साल आता है, ये कोई नया बात नहीं है। यूट्यूब पे हम पहली बार हैं, ऑफलाइन बहुत सारा दिन से पढ़ा रहे हैं। 16 से 23 हो गया, 7 साल बीत चुका। तो ईमानदारी से आंख बंद करके तो नहीं बोलेंगे, आंख नाक खोल के और किताब भी साथ साथ खोल करके विश्वास करके सिलेबस को देखते हुए पढ़ते जाइए ध्यान से। एग्ज़ाम में तो खैर लड़ना ही लड़ना है। तो आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। और हाँ प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देना 1-2 लोगों को। बाकी फिर कल मिलते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद।